नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इज़हार खान। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि बिहार की बेटी के ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं की है। तो बिहार की बेटी के बारे में मैं बात करने आई हूँ और मैं ये सोच रही थी कि आखिरकार जो बिहार की बेटी जिसके लिए इंसाफ़ की दरकार है, जब मैं उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आऊँ, तो मैं अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करूँ? और मुझे लगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूँ। सुनिए ज़रा मेरे ये सवाल और मुझे जवाब दीजिएगा इस सवाल का जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की हत्या होती है तो फिर मामला चलता है ना मर्डर का, हत्या का केस चलता है। ऐसे में अगर किसी केस की हत्या कर दी जाए तो फिर क्या मामला नहीं चलना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिहार की बेटी की जो मौत हुई है, वो मौत कैसे हुई है? उस मौत की वजह क्या रही? उस मौत के लिए ज़िम्मेदार कौन है? जो पूरा का पूरा केस है, वो केस ख़त्म कर दिया गया है। उस केस की हत्या कर दी गई है और ऐसे में अगर किसी केस की हत्या कर दी जाए, तो फिर मुकदमा क्या होना चाहिए? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। और ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि सोचिए ज़रा, जहानाबाद की वो लड़की थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, सपना उसका डॉक्टर बनने का था और अपना सपना सच करने के लिए लगन के साथ, मेहनत के साथ पटना में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी वो कर रही थी। मेडिकल की तैयारी कर रही थी वो, और अचानक से वो लड़की अपने कमरे में, हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई जाती है और उसको आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है। पहले एक अस्पताल, फिर दूसरे अस्पताल, फिर तीसरे अस्पताल, तीन तीन अस्पताल में उस लड़की को लेकर जाया जाता है जहां उसका इलाज चल रहा होता है। और आखिरकार जो तीसरा अस्पताल होता है, पटना का मेदांता अस्पताल, वहां वो लड़की मर जाती है। सवाल ये कि आखिरकार इस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस लड़की की जो मौत हुई है, उस पूरे मामले में जो केस बनता है, अब तो ऐसा लगता है जैसे उस केस की हत्या कर दी गई। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़रा सोचिए आप, 6 तारीख थी वो, 6 जनवरी, जब लड़की अपने कमरे में बेहोश पाई जाती है। और जिस सबसे पहले अस्पताल में लड़की को लेकर जाया जाता है, वहाँ की जो डॉक्टर हैं वो ये कह देती हैं कि साहब लड़की जो है वो शायद नींद की दवा का ओवरडोज उसको हो गया है और इस वजह से लड़की कोमा में चली गई है। किसी भी तरीके के फिजिकल असॉल्ट या फिर यौन शोषण उसको वो रूल आउट कर देती हैं। और यही वो रिपोर्ट होती है जिसके आधार पर बड़े बड़े दावे उस लड़की के केस को लेकर किए जाते हैं बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से। सबसे पहली बात तो यह है कि 6 तारीख को लड़की हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई जाती है और 9 तारीख तक पुलिस को हवा ही नहीं लगती इस पूरे मामले की। 9 तारीख को जब लड़की के परिवार के लोग पुलिस पे शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बाद जाकर पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है। और एक्टिवनेस भी पुलिस की तरफ से क्या दिखाई गई? बस ढाक के 3 पात की तरह जो रिपोर्ट अस्पताल से आई उसी को पुलिस ने दोहरा दिया। एक और मैं आपको इस मामले में हैरान करने वाला तथ्य बताती हूँ, और साथ ही कितना संवेदनहीन पूरा सिस्टम है इस बात पर भी आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एक तो देखिए, हम सब जानते हैं वो नारा, हम सब ने सुना है, कितनी बार दोहराया भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ तो बेटी बच गई थी, ज़िंदगी तो उसको मिल गई थी, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए जहानाबाद से पटना आती है, तो हॉस्टल में उस बेटी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, प्रश्न चिन्ह है। अब दूसरी बड़ी बात ये कि पूरा मामला जिस थाने में पहुंचता है, क्या आपको पता है उस थाने की जो इंचार्ज हैं वो खुद एक महिला हैं। मतलब वहाँ की जो इंचार्ज हैं वो रोशनी कुमारी हैं। और उन्हीं रोशनी कुमारी के पास जब ये मामला सबसे पहले पहुंचा, तो उन रोशनी कुमारी ने जो अस्पताल की पहली रिपोर्ट थी, उसी अस्पताल की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और वही रिपोर्ट आगे अपने अधिकारियों तक बढ़ा दी कि साहब ये मामला तो वो नींद की दवा का ओवरडोज का है और इस वजह से लड़की कोमा में चली गई। शरीर पर लड़की के चोट के निशान, उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया? लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में चोट की बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, सोचिए जरा, वो डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, वो अस्पताल क्या कर रहे थे? तीन तीन अस्पतालों के डॉक्टर, जहां एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे अस्पताल में उस बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया,
वहाँ डॉक्टर्स क्या कर रहे थे और सिस्टम क्या कान में तेल डालकर सो रहा था? 6 से 9 जनवरी तक तो ये सिस्टम मरा रहा पटना के अंदर, इसने कुछ किया नहीं। कम से कम जब 9 जनवरी को इस मामले में शिकायत मिल गई थी, तब तो ये सिस्टम कुछ एक्टिवनेस दिखा सकता था, अपनी तरफ से कुछ जांच कर सकता था, या सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करनी थी कि जो पहले अस्पताल से पता चला कि साहब ये तो मामला जो है वो दवा की ओवरडोज का है, इस वजह से लड़की कोमा में चली गई। मतलब एक तरीके से आपने ये दिखाने की कोशिश की कि लड़की के साथ जो हुआ है उसके लिए खुद लड़की जिम्मेदार है, शायद उसने दवा का ओवरडोज ले लिया और इस वजह से उसके साथ ये हुआ। ये तो हमारा सिस्टम है, ये तो हमारी संवेदनशीलता है अपनी बेटियों को लेकर, और वो भी एक महिला अधिकारी। मतलब सबसे पहला जो पॉइंट था इस पूरे मामले में, जांच जिनको करने की जिम्मेदारी थी वो थाने की जो प्रभारी थी, और वो महिलाएं बाय चांस उनकी बनती थी। एक महिला के तौर पर तो उनको और संवेदनशीलता दिखानी थी, उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी तरफ से कोई जांच ही नहीं की। वो जो अस्पताल से उनको पन्ना मिला उसी पर्चे को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब आप आगे बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों का हाल भी देखिए कि उसी पन्ने पर विश्वास जो निचले अधिकारी ने उनको दिया, उस पर एक के बाद एक आंख मूंद कर वो ऊपर वाले अधिकारी जो हैं वो भी भरोसा करते रहे, और एएसपी से लेकर एसएसपी तक सबके बयान वही रटे रटाए आए कि हाँ जी ये तो दवा की ओवरडोज का मामला है, इस वजह से लड़की कोमा में चली गई। वो तो शुक्र हो कि इस मामले में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए 11 जनवरी को बच्ची ने दम तोड़ दिया। 11 जनवरी को बच्ची ने दम तोड़ा, उसके बाद विरोध प्रदर्शन इस मामले में हुए, परिवारजन जो है वो शव रखकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। तब कहीं जाकर इस मामले में जो पूरा प्रशासन है वो एक्टिव हुआ। जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम में पता चला कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान है, लड़की के कंधे पर चोट के निशान है, उसके सीने पर चोट के निशान है, उसके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं वहां पर चोट के निशान है। कैसे आ गए चोट के निशान? ये तो बुनियादी बात है ना। वो पहला अस्पताल जहां पर लड़की को लेकर जाया गया था, जब वो कमरे में हॉस्टल के बेहोश पाई गई थी, उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्या वो चोट के निशान नहीं देखे थे लड़की के शरीर पर? वहां की जो डॉक्टर थी उन्होंने कैसे अपनी ये रिपोर्ट दे दी कि ये सिर्फ दवा की ओवरडोज का मामला है, उनको शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे थे क्या? उन्होंने कह दिया कि लड़की दवा की ओवरडोज की वजह से वो कोमा में चली गई है। किस बात पर लीपापोती हो रही थी? किस बात को छुपाया जा रहा था? किसको बचाया जा रहा था? ये बड़े सवाल हैं। वो लड़की एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। वो लड़की जहानाबाद से पटना आई थी पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी वो लड़की कर रही थी, डॉक्टर वो लड़की बनना चाहती थी, हॉस्टल में वो लड़की रह रही थी। आखिरकार हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ? हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से कुछ भी, पुलिस कह रही है कि उसको कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा है जिस पर संशय हो सके। आखिरकार हुआ क्या? अपने आप तो अकेले तो कोई चोट के निशान अपने शरीर पर नहीं बना लेगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ, कमरे में कोई भी नहीं आया, तो फिर लड़की के शरीर पर चोट के निशान कहां से आए? उसके कंधों पर, उसके सीने पर, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान कैसे थे? इसका जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब किसको तलाशना था? पुलिस को तलाशना था ना। लेकिन पुलिस ने तो कुछ किया नहीं, पुलिस ने तो सिर्फ लीपापोती की। और अब जब पटना के इस मामले में पटना की बेटी के साथ जो हुआ है, उसके बाद देश में आक्रोश है, तो फिर एसआईटी बना दी गई है। अभी तक इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति की बिल्डिंग के अंदर ये हॉस्टल चल रहा था। मतलब जो हॉस्टल चला रहा था वो भी नहीं, जिसकी बिल्डिंग में हॉस्टल चल रहा था, उस बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, और उसको भी न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। भाई उसकी रिमांड क्यों नहीं ली आपने? उसकी रिमांड लेकर आप उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सिर्फ उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य 4 लोगों को अब बताया जा रहा है हिरासत में लिया गया है। जो एसआईटी का गठन हुआ है वो एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और ये सब अब सूत्रों के हवाले से जानकारियां सामने आ रही हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अब भरोसा नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए जानकारी ये मिल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सेकेंड ओपिनियन, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पीएमसीएच की तरफ से दी गई है, पोस्टमार्टम वहां पर हुआ है, और अब सेकेंड ओपिनियन जो है इस पूरे मामले में वो पटना एम्स से लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मामले को इतना उलझा दिया गया है, कुल मिलाकर मामले को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि वो बच्ची तो मर गई, वो तो अब हमारे बीच नहीं है। और वो कैसे मरी? क्या किसी ने उसकी हत्या की? हत्या से पहले उसके साथ क्या हुआ? उस लड़की पर क्या गुजरा? उसके शरीर पर चोट के इतने निशान कौन है? उस लड़की के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका हिसाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी बनती है? किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता मिल पाएगा, क्योंकि न सिर्फ वो लड़की मरी है, बल्कि इस पूरे सिस्टम ने,
इस पूरे संवेदनहीन, इस पूरे बेदर्द सिस्टम ने इस लड़की को जो इंसाफ मिल सकता था, उस लड़की के केस की हत्या कर दी। भ्रूण हत्या, जी, भ्रूण हत्या कर दी। लड़की बच गई थी, लड़की को जन्म मिल गया था, लड़की बड़ी हो गई थी, पढ़ने के लिए पटना आ गई थी, जहानाबाद से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन लड़की की मौत के केस की भ्रूण हत्या हमारे इस संवेदनहीन सिस्टम ने जरूर कर दी है। कैसे मिलेगा बेटी को इंसाफ? मुझे तो उम्मीद कम नजर आती है। आपको क्या लगता है? मेरा अपना नजरिया था, मैंने आपके साथ साझा किया, और इसलिए मुझे लगता है कि इंसाफ कम मिलेगा क्योंकि केस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ना। 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 3 दिन तक वो हॉस्टल का कमरा जहां वो लड़की बेहोश मिली थी, उस कमरे में क्या कुछ हो गया होगा? अगर उस लड़की के साथ गलत हुआ होगा, जिसने गलत किया होगा, उसने क्या वहां पर कोई सबूत, कोई निशान रहने दिए होंगे? जो क्राइम सीन होता है भाई, सबसे पहले तो आपको क्राइम सीन प्रोटेक्ट करना होता है ना। आपने 3 दिन तक तो पुलिस को जानकारी नहीं दी कि आपके हॉस्टल में क्या हुआ है, और वो जो क्राइम सीन सो कॉल्ड था, उस क्राइम सीन की आपने कोई सैंक्टिटी नहीं रहने दी है। उस क्राइम सीन में आराम से जाकर जितनी छेड़छाड़, जो बदलाव, जो तब्दीलियां करनी थी, वो सब करने का आपको पूरा मौका मिल गया। तो जब कोई सबूत ही आपने वहां पर नहीं रहने दिया, आपने सभी कुछ खत्म कर दिया, तो फिर बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने तो बेटी को जो इंसाफ मिल सकता था केस लड़ने के बाद, जो बेटी को न्याय की एक उम्मीद थी, आपने तो उसकी भी हत्या कर दी ना। इसका गुनहगार, इसका जिम्मेदार सिस्टम नहीं तो और कौन? कौन देगा जवाब? कोई है यहाँ पर सुनने वाला, बेटियों के हक की लड़ाई लड़ने वाला? कितना संवेदनहीन ये पूरा सिस्टम है और ये समाज है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और जो एसआईटी बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है, क्या वो एसआईटी सच तक पहुंच पाएगी? क्या सच सामने आ पाएगा? क्या बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।